तो स्वागत है आपका हमारे चैनल अनिल कुमार ज्ञान स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे शिक्षण कौशल। आज हम लोग एक ही वीडियो में शिक्षण कौशल पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे दोस्तों, पूरी थ्योरी के साथ, जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो दोस्तों, इसके लिए ये सब महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल क्या है? गेज के अनुसार देखते हैं शिक्षण कौशल क्या है। गेज के अनुसार शिक्षण कौशल वे विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रिया या प्रक्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग करता है। ये शिक्षण विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होती है तथा शिक्षक के लिए निरंतर उपयोग में आती है दोस्तों। आगे देखते हैं। डॉक्टर BK पासी के अनुसार शिक्षण कौशल देखते हैं। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का या व्यवहारों का समूह है दोस्तों। अब आगे देखते हैं शिक्षण कौशल के प्रकार। शिक्षण कौशल कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। शिक्षण कौशल के प्रकार। पाठ प्रस्तावना कौशल। किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण प्रस्तावना से होती है। इसका तात्पर्य भूमिका या विषय वस्तु की सामान्य जानकारी। प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है। तदनुसार पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए शिक्षण करता है दोस्तों। यह है पाठ प्रस्तावना कौशल। आगे देखते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र, इसको देखते हैं। पूर्व ज्ञान, उद्देश्य और सहायक सामग्री, प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध, समुचित अवधि, छात्रों की रुचि एवं प्रेरणा, ये सब शिक्षण उद्देश्य। अब देखते हैं उद्देश्य तथा कौशल। उद्देश्य तथा कौशल शिक्षक का एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। पाठ प्रस्तावना कौशल को बाद शिक्षण का अगला चरण उद्देश्य कथन होता है। पाठ प्रस्तावना के बाद शिक्षण का अगला चरण उद्देश्य कथन होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। पाठ प्रस्तावना के बाद छात्रों को नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है, उसको शिक्षक द्वारा संतुष्ट किया जाना होता है। उद्देश्य कथन कौशल इसी दिशा में कार्य करने का सोपान है दोस्तों। नेक्स्ट है, तीसरा है प्रश्न कौशल। शिक्षण कार्य प्रश्नों की श्रृंखला में अग्रसर होता है। पाठ का उत्तरोत्तर विकास शिक्षण में प्रश्नों के द्वारा होता है। अतः एक शिक्षण को प्रश्न पूछने के कौशल अभ्यस्त आने चाहिए। आगे देखते हैं। प्रश्न पूछने के उद्देश्य। प्रश्न पूछने के क्या उद्देश्य होते हैं ये देखते हैं। प्रश्न पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर पूछना चाहिए। रुचि जिज्ञासा को जागृत करता है। अधिगम सदस्यों का ज्ञान होता है। क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। पाठ शिक्षण को क्रमबद्ध बनाते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न कौशल के घटक क्या क्या घटक है ये देखते हैं। प्रश्न करने की प्रक्रिया का घटक है प्रश्नों की बनावट, प्रश्नों की पुनरावृत्ति, प्रश्नों के परिणाम, ये सब प्रश्न कौशल के घटक है दोस्तों। व्याख्या कौशल देखते हैं। व्याख्या कौशल क्या है? व्याख्या कौशल देखते हैं। पाठ शिक्षण में पूछे गए प्रश्नों का समाधान या स्पष्टीकरण में सबसे सहायक कौशल व्याख्यान कौशल है। इस कौशल के प्रयोग में शिक्षक विधिवत प्रकरण तथ्यों का समझने के लिए सरल भाव विचार उदाहरण के द्वारा क्रमिक एवं तार्किक रूप से विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। इस कौशल की सफलता इस बात से निहित है कि शिक्षक पाठ का संपूर्ण एवं गहन अध्ययन रखता है दोस्तों। आगे देखते हैं। व्याख्या कौशल के घटक। व्याख्या कौशल क्या घटक हैं? कथनों में तर्कमयता, भाषा में धारा प्रवाह, प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, रुचिपूर्ण कथन, अस्पष्ट निष्कर्ष वाले कथनों का प्रयोग, छात्र सहभागिता, बीच बीच में प्रश्नों की विधि का प्रयोग। आगे देखते हैं। नेक्स्ट दृष्टांत कौशल। पांचवा है दृष्टांत कौशल।
व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण देना दृष्टांत कौशल कहलाता है दोस्तों। आगे देखते हैं। दृष्टांत कौशल की प्रक्रिया। दृष्टांत सरल एवं स्पष्ट हो, पाठ्यवस्तु से संबंध हो, रुचिपूर्ण हो, छात्रों के अनुसार हो, पाठ के विकास में सहायक हो। ये सब दृष्टांत कौशल के घटक हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। छठवां है छात्र सहभागिता कौशल। छात्र सहभागिता कौशल। उदाहरण कौशल छात्र सहभागिता एवं सक्रियता को प्रेरित करता है, जिससे अधिगम मुखी प्रतिभा के रूप में अग्रसर होता है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा में छात्र सहभागिता जरूरी होती है। इसका मुख्य लक्ष्य छात्रों के सहयोग प्रक्रिया का पाठ्यक्रम से विकास करना है। जितना छात्र भाग लेंगे, शिक्षक उतना ही रुचिकर एवं अनुशासित होता है। आगे देखते हैं। सातवां है उद्दीपन परिवर्तन कौशल दोस्तों। छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए शिक्षक कई तौर तरीके का प्रयोग करता है। हाव भाव, शरीर संचालन, स्वरों में उतार चढ़ाव, कहाँ रुककर बोलना है, भाव अभिव्यक्त आदि उद्दीपन परिवर्तन कहलाता है दोस्तों, कौशल है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके घटक हैं यह यथोचित शारीरिक संचालन, हाव भाव की भंगिमता एवं प्रयोग, भावों का केंद्रीकरण, स्वरों में उतार चढ़ाव, शिक्षक शिक्षार्थी के वार्तालाप में परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं। आठवां है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल उद्दीपन कौशल की गुणवत्ता पुनर्बलन कौशल में निहित होती है। पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों से है जिनके प्रस्तुतिकरण या हटाने से शिक्षण क्रिया अनुक्रिया से होने की संभावना अधिक हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, उत्तर स्वीकार करना या सिर हिलाने मात्र से बालक पुनर्बलन होता है दोस्तों। पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रिया के फौरन बाद किसी उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर प्रतिक्रिया शक्ति बढ़ जाती है। यह धनात्मक पुनर्बलन पुरस्कार, प्रशंसा, शाबाशी आदि है दोस्तों। नकारात्मक है डांटना, फटकारना, निंदा करना, ये नकारात्मक पुनर्बलन है दोस्तों। आगे देखते हैं। पुनर्बलन का सकारात्मक प्रयोग छात्रों के वांछित व्यवहारों को प्रबल बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। ऋणात्मक पुनर्बलन द्वारा अवांछित व्यवहारों की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है दोस्तों। इसके घटक हैं दोस्तों। घटक प्रोत्साहन देने वाले कथनों का प्रयोग छात्र प्रक्रिया का आधार है दोस्तों। हाव भाव एवं अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग, नकारात्मक शाब्दिक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग, छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना दोस्तों, ये सब घटक हैं दोस्तों। विभिन्न तरीकों का प्रयोग करके पुनर्बलन कौशल का और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नौवां है श्यामपट्ट कौशल। पुनर्बलन कौशल को छात्र तक संप्रेषित करने का माध्यम श्यामपट्ट भी है। इसे शिक्षक का मित्र कहते हैं दोस्तों। प्रत्येक शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि उसे श्यामपट्ट प्रयोग में क्षमता हो। श्यामपट्ट प्रयोग में देखने की क्षमता, नेत्रीय सुनने की, श्रवणेंद्रिय दोनों में सक्रियता बनी रहती है, जिससे विषय वस्तु की बोधगम्यता बढ़ जाती है। इसे शिक्षक का विकासात्मक कौशल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। घटक इसके हैं। प्रारंभिक सूचना देने में सहायक, विषय की व्याख्या और विश्लेषण में सहायक, चित्र मानचित्र बनाकर समझ बढ़ाने में रेखा चित्र सहायक है दोस्तों। आगे देखते हैं। समूह शिक्षण के उपयोगी सुधार होगा, छात्रों में लेखन योग्यता का विकास होगा, शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि होगी दोस्तों श्यामपट्ट कौशल से। पुनरावृत्ति कौशल क्या है दोस्तों? शिक्षण कार्य कितना सफल रहा, इसका मापन अभ्यास प्रश्नों द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसे पुनरावृत्ति कौशल कहा जाता है। इस कौशल के प्रयोग में पढ़ाए गए पाठों, प्रसंगों, तथ्यों को दोहराया जाता है, जिससे अधिगम अस्थायी होने के साथ साथ त्रुटि रहित भी हो जाती है। पुनरावृत्ति की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, शिक्षण प्रक्रिया में ज्ञान गत्यात्मकता उतनी ही बढ़ेगी, छात्रगत समस्याओं का समाधान भी होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण की विधियां देख लेते हैं हम। शिक्षण की विधियां दोस्तों देखते हैं। शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? शिक्षण केंद्रित विधियां, बाल केंद्रित विधियां। शिक्षक केंद्रित विधियां हैं व्याख्यान विधि,
ऐतिहासिक विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, ट्यूरिस्टिक विधि, अभिक्रमिक विधि, अनुदेशन विधि, समीक्षा विधि, ये सब शिक्षक केंद्रित विधियाँ हैं दोस्तों। बाल केंद्रित विधियाँ हैं प्रोजेक्ट विधि, चर्चा या वार्तालाप विधि, असाइनमेंट विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि दोस्तों। अब आइए इसको विस्तार से देखते हैं दोस्तों, इसको विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। पहले शिक्षक विधि देखेंगे, व्याख्यान विधि देखेंगे। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक किसी विशेष विषय वस्तु पर व्याख्यान देते हैं दोस्तों, तथा छात्र पहले सक्रिय होकर सुनते हैं और बाद में निष्क्रिय हो जाते हैं। इस विधि के द्वारा नवीन प्रकरणों को, नवीन तथ्यों को जानने के अवसर प्राप्त होते हैं दोस्तों। इस विधि में शिक्षक सर्वोपरि होता है, बालक निष्क्रिय रहते हैं दोस्तों। ये है व्याख्यान विधि की उदाहरण। आगे देखते हैं ऐतिहासिक विधि दोस्तों। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है दोस्तों, तथा सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों व्याख्यान विधि। अब आगे देखते हैं ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि क्या है दोस्तों? इसमें विषय वस्तु को ऐतिहासिक तथ्यों से जोड़कर पढ़ाया जाता है। इस विधि के प्रवर्तक J.S. ब्रूनर हैं। ये उच्च कक्षाओं में शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। यह छात्रों में रोचकता पैदा करने के लिए प्रयोग की जाती है। आगे देखते हैं व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि। ये क्या है? व्याख्यान और प्रदर्शन विधि समझते हैं। इसमें छात्र शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं दोस्तों, व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि में। इस विधि का प्रयोग शिक्षण सामग्री को रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। इस विधि में बालक विषय वस्तु के व्याख्यान के साथ साथ निरीक्षण द्वारा भी सीखते हैं। यह विधि प्रयोग प्रदर्शन पर कार्य करती है दोस्तों। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूरिस्टिक विधि। इस विधि में कक्षाओं को ट्यूरिस्टिक विधि देखते हैं दोस्तों। इस विधि में कक्षाओं को छोटे छोटे समूहों में अलग कर लेते हैं और समूहों में शिक्षक पहुंचकर उस समूह की समस्याओं को खोज करता है दोस्तों। छात्रों को उन समस्याओं को हल करने में उपयुक्त परामर्श देता है दोस्तों। इसको गहन शिक्षण विधि भी कहते हैं, गहनता से। आगे देखते हैं पांचवा है इसका अभिक्रमिक अनुदेशन विधि। इसको देखते हैं। इस विधि की खोज स्किनर ने किया है दोस्तों। इस विधि में छात्र पाठ्य वस्तुओं को छोटे छोटे पढ़ों में पढ़ता है जो दोस्तों, तथा अपनी अनुक्रिया को लिखता, और इसमें छात्र अनुक्रिया के माध्यम से ही क्रमबद्ध व्यवस्थित नवीन ज्ञान प्राप्त करता है दोस्तों। छठवां है समीक्षा विधि। समीक्षा विधि दोस्तों देखते हैं। इसे पुनर्स्मरण अथवा पुनर्लोकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस विधि में शिक्षक के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, अर्थात शिक्षक सामग्री के गुणों और दोषों दोनों को जांच की जाती है दोस्तों समीक्षा विधि में। बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में देखते हैं दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा हम लोग देख रहे हैं, और बाल केंद्रित शिक्षा हम लोग देखेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। प्रोजेक्ट विधि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आती है। पहला है प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि भी इसको कहते हैं। W.H. किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे। W.H. किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे। यह विधि स्वयं से करके सीखने पर बल देती है दोस्तों। इस विधि में छात्र के समक्ष समस्या प्रस्तुत की जाती है और छात्र अपने मानसिक क्षमता के अनुसार समस्या को हल निकालता है दोस्तों। यह विधि समस्या समाधान पर कार्य करती है। यह क्रियाशीलता के सिद्धांत या उद्देश्यों के सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा विधि है बाल केंद्रित विधि में वार्तालाप विधि या चर्चा विधि। इसमें संवाद विधि भी कहा जाता है। इसे संवाद विधि कहते हैं। वार्तालाप करेंगे एक दूसरे में। इसमें छात्र सहयोग पूर्वक एक दूसरे से किसी समस्या पर विचार करते हैं। इसमें शिक्षक पूर्व में ही छात्रों को चर्चा का विषय, दिन, समय अवधि आदि सुनिश्चित कर लेता है। इसमें अधिगम की सामग्री चुन ही ली जाती है। इस सामग्री पर छात्रों के बीच चर्चा कराई जाती है। यह स्तर पर कार्य करती है। यह 3 स्तर पर कार्य करती है: औपचारिक, अनौपचारिक, संरचनाकृत। तीसरा है असाइनमेंट विधि, दंत विधि, कार्य विधि भी कहते हैं इसको। दंत कार्य 2 प्रकार का होता है: गृह दंत कार्य, विद्यालय दंत कार्य। इसमें शिक्षक छात्रों को प्रश्न उत्तर लिखने के लिए देता है। प्रश्नों के उत्तर कहाँ से लिखे जाएंगे इसकी जानकारी भी देता है। छात्र
उत्तर लिखने के बाद उत्तर पुस्तिका को शिक्षक के पास जमा कर देता है और शिक्षक मूल्यांकन कर बच्चों को त्रुटियों से अवगत कराता है। छात्रों को दंत कार्य की आयु, बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता के अवसर देकर देता है दोस्तों। चौथा है ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि। चौथा है ह्यूरिस्टिक विधि और अन्वेषण विधि। इसमें देखते हैं आर्मस्ट्रांग इस विधि के खोज करता है आधारित विधि है। इस विधि में बालकों को स्वयं से करके सीखने पर बल दिया जाता है। इस विधि में बालक विषय वस्तु के समस्या का समाधान खुद से करके सीखता है। इस विधि के द्वारा चिंतन स्तर, मानसिक स्तर और बोधन स्तर का विकास होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं खेल विधि। क्या है खेल विधि? इसके जनक कोल्डवेल कुक हैं। प्रकृतिवादी विचारधारा खेल आधारित शिक्षण विधि के जनक फ्रावेल हैं। कार्डवेल कुक ने बच्चों को खेल के द्वारा शिक्षा देने की बात की। इस विधि से बच्चों की व्यक्तिगत रुचि एवं बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता का विकास होता है। प्रो एंड प्रो के अनुसार खेल वह एक क्रिया है जिसमें एक बालक या व्यक्ति उस समय तक व्यस्त होता है जब उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है दोस्तों। आगे देखते हैं जिसे यह करना चाहता है। छठवां है किंडर गार्डन विधि। किंडर गार्डन विधि इसके फ्रावेल हैं। इस विधि को बालवाड़ी विधि अथवा बच्चों का बगीचा भी कहते हैं। फ्रावेल के अनुसार बच्चों खेल क्रिया के द्वारा अपनी स्वाभाविक रुचि का विकास कहते हैं। खेल विधि में बच्चों को आत्म प्रकाशन की पूरी स्वतंत्रता रहती है दोस्तों। आगे देखते हैं फ्रावेल बच्चों के जन्मजात ज्ञानी होते हैं। सिर्फ उन्हें ऐसे वातावरण देना चाहिए कि उसका ज्ञान सही दिशा में अभिव्यक्त हो सके। फ्रावेल ने इस विधि में निम्न सिद्धांतों पर भी बल दिया है दोस्तों। आइए समझ लेते हैं। सिद्धांतों पर बल दिया है। एकता के सिद्धांत पर बल, ज्ञान को अंदर से बाहर निकलने का सिद्धांत स्वतंत्रता का सिद्धांत है दोस्तों। आत्मक्रिया का सिद्धांत खेल द्वारा सीखने का सिद्धांत है। सामाजिक सहयोग का सिद्धांत यह विधि 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के मानसिक विकास के लिए आवश्यक बताया तथा शिक्षा में खेल को शामिल करने का विचार दिया। 7वां देखते हैं मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि इस विधि के जन्मदाता मारिया मॉन्टेसरी इटली व्यवसाय से चिकित्सक। इन्होंने शिशु शिक्षा, मंदबुद्धि बालकों, मांसपेशी से विकलांग बालकों के शिक्षण विधियों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इन्होंने अपनी विधि के माध्यम से मांसपेशियों को पुष्ट करने का सिद्धांत दिया। मांसपेशियों को पुष्ट करने का सिद्धांत दिया। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, आत्म विकास का सिद्धांत, आत्म शिक्षा का सिद्धांत, क्रियाशीलता एवं खेल का सिद्धांत मारिया मॉन्टेसरी जी ने दिया है। मारिया मॉन्टेसरी ने कहा है स्कूलों में दैनिक कार्यों के स्वयं संपादन, खेलकूद की व्यवस्था, शैक्षिक उपकरणों के प्रयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। मॉन्टेसरी ने खेल द्वारा शिक्षा पर अधिक बल दिया। उन्होंने स्वयं अनेक खेलों का विकास किया जिसके द्वारा बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। सीखना मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिशुओं के सामने ऐसा पर्यावरण उपस्थित करो कि वे स्वयं उसे जानने की ओर बढ़े जिसे आप उन्हें सिखाना चाहते हैं। स्वयं से प्रेरित होकर उन्होंने आत्म शिक्षा की संज्ञा दी लेकिन खेल विधि को अधिक महत्व दिया है दोस्तों। 8वां है प्रश्नोत्तर विधि। सीखने की सबसे प्राचीन विधि है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि को सुकरात ने दिया है। इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। इसमें प्रश्नों द्वारा सिखाया जाता है। इसके 3 प्रकार है दोस्तों। पहला है प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से निर्मित करना। दूसरा है उन्होंने समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना जिससे नए ज्ञान के लिए सक्रिय बना सकें। तीसरा है छात्रों के माध्यम से उसमें संबंध स्थापित करने हेतु नवीन ज्ञान का विकास करना। प्रश्नोत्तर विधि वैज्ञानिक विधि है। इसमें छात्र सक्रिय तथा ज्ञान के प्रति जागरूक रहते हैं दोस्तों। 9वां है स्वाध्याय विधि। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। स्वाध्याय विधि किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है दोस्तों। इस विधि में सर्वप्रथम बच्चों को स्वयं से अध्ययन करने योग्य बनाना चाहिए। उन्हें भाषा का स्पष्ट ज्ञान कराया जाए। उसमें स्वयं पढ़कर स्वयं समझने की मानसिक योग्यता का विकास किया जाए। बच्चों को स्वयं से अध्ययन करने के लिए उचित निर्देशन दिए जाए, वातावरण दिए जाए, अध्ययन के विचार विमर्श के लिए अवसर दिए जाए। उसके बाद उनकी समस्या का समाधान किया जाए। बच्चे सक्रिय होते हैं। यह है दोस्तों स्वाध्याय विधि में योग विधि।
योग विधि द्वारा आत्म ज्ञान, इंद्रिय क्षमता, चिंतन क्षमता, बुद्धि का विकास होता है दोस्तों। योग विधि के माध्यम से बच्चों में इंद्रिय इंद्रिय क्षमताओं एवं मानसिक क्षमताओं का विकास किया जा सकता है दोस्तों। आत्मदृष्टि, मानस पटल अधिक सक्रिय हो जाते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं आगमन विधि दोस्तों। उदाहरण से नियम की ओर या उदाहरण, नियम, सिद्धांत, व्याख्या, आगमन, विशिष्ट से सामान्य, उदाहरण से नियम, आधार, वाक्य, निष्कर्ष, तर्क, सिद्धांत, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है दोस्तों आगमन विधि। इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है आगमन विधि में। निगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर, इसमें नियम से उदाहरण की ओर, नियम, सिद्धांत, उदाहरण है दोस्तों। उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है दोस्तों ये निगमन विधि। आगे देखते हैं संश्लेषण विधि। शिक्षण प्रक्रिया में जब कभी भी शिक्षक समस्या के समाधान के लिए भिन्न तथा बिखरे हुए तथ्यों या प्रकरणों को एक साथ जोड़कर किसी शिक्षण समस्या का समाधान करता है तो वह संश्लेषण विधि कहलाती है। इसका प्रयोग सरल विषयों और निम्नलिखित कक्षा के छात्रों के लिए किया जाता है दोस्तों। विद्याधन, आले बराबर विद्यालय। विश्लेषण विधि, आगे देखेंगे विश्लेषण विधि। शिक्षण प्रक्रिया में जब कभी किसी शिक्षण समस्या के समाधान के लिए और उसके गहन अध्ययन के लिए शिक्षक तथ्यों को छोटे छोटे रूपों में तोड़कर या बांटकर समस्या का समाधान करता है तो उसे ही विश्लेषण विधि कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कठिन विषयों एवं उच्च स्तरीय कक्षा के छात्रों के लिए किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों एक 15वां विधि है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहा जाता है दोस्तों। जनक ऑसबर्न है इसके। इस विधि की समस्या समाधान विधि पर कार्य करती है दोस्तों। शिक्षण की एक ऐसी विधि जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों या समाधान का है दोस्तों ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों, ताकि मैं इसीलिए आपके लिए यूपी टेट, सुपर टेट के लिए मैं वीडियो लाता रहूं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।